Hi, so welcome back with same energy. थोड़े से सोशल काम में थोड़ा सा बिजी हो गया, तो लेक्चर लेने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को रिकॉर्ड करने का। तो उसके लिए सबसे पहले माफी चाहता हूँ। तो जो हमने लास्ट में उत्तर दर्शन वाला लेक्चर किया था, उसमें जो मैंने आपको दिया था टास्क, ठीक। तो मेरे ख्याल से शायद सबने किया होगा। नहीं किया है तो आप देखना फिर से, उसको पहले करना, बाद में ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि वहां से ही आपको आइडिया आएगा। ठीक है, सो पहले वो करो। ठीक। लास्ट में जो हम कर रहे थे कंपाउंड स्टेटमेंट्स, राइट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, जिसमें एंड और ऐसे जॉइंट्स आते हैं, जिसको हम जंक्शन भी कहते हैं। एंड वाले को कंजक्शन स्टेटमेंट कहते हैं, कंजक्शन टाइप स्टेटमेंट, डिसजंक्शन टाइप स्टेटमेंट। अगर बीच में और आए तो डिसजंक्शन टाइप स्टेटमेंट। वैसे सब आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो पहले वो देखो आप, फिर उसका उत्तर दर्शन देखो, बाद में यहाँ आना। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिफायर एंड कंजक्शन स्टेटमेंट, सॉरी, क्वांटिफायर एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जो हमने लास्ट जो टास्क दिया था, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो देन पेन को देखो। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, मैंने क्या दिया था कि हमारे पास क्या क्या है। देखो, एक सेट है एक्स, सेट है एक्स, ठीक है। एक सेकंड, मैं सेट कर देता हूँ वैसे इसको। हम्म, हाँ, एक सेट है एक्स, उसके साथ मैंने क्या दिया था, क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक, ये दो क्वांटिफायर्स है हमारे पास। और हमारे पास प्रॉपर्टीज है, पी एंड आगे। एक पी वाली प्रॉपर्टी है एंड एक, सॉरी, क्यू वाली प्रॉपर्टी है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज है, ये क्वांटिफायर से ये सेट है। अब ये सेट ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है। ठीक, उसमें आपको ऐसा दिया गया है कि वो नॉन एम्प्टी है। ठीक, हमारे पास क्वांटिफायर्स एंड प्रॉपर्टीज है। अब समझो कैसे कैसे हो सकता है। सेट के एलिमेंट्स है, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज है। सेट के जो एलिमेंट्स है, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज है। तो अगर मैं कोई x बिलोंग्स टू x लेता हूँ, सॉरी, माय मिस्टेक, x बिलोंग्स टू x लेता हूँ,
तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है? आप सोचो। इसके लिए दो चीजें हो सकती है। एक्स जो है, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी एंड क्यू। ये पहली पॉसिबिलिटी है हमारी। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है एक्स हैज प्रॉपर्टी पी और क्यू। दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ओके, अब समझो क्या होगा। मे बी, मे बी ये सेट के हर एक एक्स के लिए हो रहा है। मे बी ये दोनों में से एक की पॉसिबिलिटी है। एक ही हो सकता है, दोनों एक साथ। समझ रहे हो ना बात को? दोनों एक साथ नहीं होंगे। या तो ये वाला स्टेटमेंट फॉलो करेगा एक्स, या तो ये वाला स्टेटमेंट फॉलो करेगा। अब मे बी ये सेट के हर एक एक्स के लिए हो सकता है। मे बी सेट के हर एक एक्स के लिए हो जाए। तो हम कौन सा क्वांटिफायर लगाएंगे? फॉर ऑल। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? हाँ। तो और दूसरा कौन से, दूसरा क्या हो सकता है? ऐसे कुछ कुछ एक्स ऐसे मिल जाए सेट में से कि जिसके लिए ये दोनों फॉलो हो। तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट। ओके, वन सेकेंड। उसके लिए हम लिख सकते हैं उसके लिए कैसे लिख सकते हैं? देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स। उससे दो पॉसिबिलिटी। वहां से दो पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? एक्स हैज प्रॉपर्टी पी एंड क्यू, और एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, सॉरी, पी और Then, ये समझ रहे हो आप? ये दोनों चीजें समझ गए आप? क्लियर हो रही है चीजें? हाँ। तो कितने स्टेटमेंट्स हमारे पास हुए? टोटली चार स्टेटमेंट्स। कौन कौन से? पहला ये वाला पूरा, फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी एंड क्यू। दूसरा स्टेटमेंट, फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी और क्यू। ठीक, ये दो सेंटेंस हो गए। ये पहला ये पहला सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट सॉरी। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ये तीसरा, और ये चौथा। चार स्टेटमेंट हुए। चारों के मीनिंग समझो आप। चारों के मीनिंग समझो। वैसे पहले दो को भी तो मैंने क्लियर किए कि हर एक एक्स के लिए आप कोई भी एक्स उठा लो। जो हमारा सेट है कैपिटल एक्स, उसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो प्रॉपर्टी पी एंड क्यू दोनों को फॉलो कर रहा है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बन गया। क्लियर? इतना क्लियर? दूसरी बात, अगर ऐसा हो रहा है कि आप एक्स उठाओगे, कोई भी एक्स उठाओगे, तो या तो वो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर, या तो क्यू को, पर दोनों में से एक को तो फॉलो कर ही रहा है।
तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल एक्स इन एक्स हैज प्रॉपर्टी पी और क्यू, क्योंकि वो या तो प्रॉपर्टी पी को फुलफिल करेगा या तो प्रॉपर्टी क्यू को, दोनों को नहीं कर रहा है। आप कोई भी एक्स उठा के दोगे तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, या तो वो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहा है या तो वो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो कर रहा है। ठीक। अगेन, अगर ऐसा हो रहा है कि सभी एक्स नहीं, लेकिन कुछ कुछ एक्स, हो सकता है वो एक ही हो, शायद ऐसा हो सकता है, तो वो एक्स प्रॉपर्टी पी एंड क्यू दोनों को फॉलो कर रहा है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट बन गया? तीसरा, देयर एक्सिस्ट एक्स, कोई एक एक एक्स भी अगर हमको मिल जाए एक्स में से कि जो प्रॉपर्टी पी एंड क्यू दोनों को फॉलो कर रहा है, फिर दूसरे की कुछ जरूरत नहीं है, तो हम तीसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। समझ रहे हो? और चौथा स्टेटमेंट कब होगा? कि हमको कोई ऐसा एक्स मिलेगा कैपिटल एक्स में से जो या तो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहा है या तो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो। सभी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हम हमको दिक्कत नहीं है। अगर सभी कर रहे हैं तो ऊपर वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, ये वाला। अगर सभी नहीं, कुछ एक ही कर रहा है, तो फिर चौथा वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? कुछ कुछ ऐसा एक्स मिल जाए तो नीचे वाला आएगा ब्लू वाला, और सभी के लिए हो रहा हो तो ऑरेंज वाला आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इतने तक रखूं मैं, इसको इधर ही छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमको इसका ही उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि हमको देखना है नेगेशन। ठीक। तो हमको इसका नेगेशन ही देखना है। तो पहले ये समझ गए कैसे हो रहा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। ओके। आ, इसका नेगेशन लेते हैं। हम्म, इसका नेगेशन। ओके। नेगेशन। हाउ टू negate these statements. Right? Okay. हाँ, फिर पहला स्टेटमेंट लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है उसका नॉट नेगेशन, नॉट वन। पहला स्टेटमेंट क्या था? देखो, for all x in x has property p and q। ठीक। समझो, वो कह रहा है ये वाला x सेट है, उसमें से कोई भी एलिमेंट अगर आप उठा लो, इसको मैं अगर आपको x कह दूं, ठीक, इसको अगर मैं x कह दूं,
इसको कोई भी ले सकते हो। उस उसमें से इसको एक्स को कहूँ मैं, तो वो एक्स प्रॉपर्टी पी को भी फॉलो करता है, एंड उस वो क्यू को भी फॉलो कर रहा है। मतलब ये अगर ले लूं मैं, समझो, मतलब ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला कोई भी ले लूं मैं, कोई भी एलिमेंट एक्स में से लूं, ये कैपिटल एक्स वाला सेट है, ठीक, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, तो वो कर क्या रहा है, वो प्रॉपर्टी पी को भी फॉलो कर रहा है, एंड प्रॉपर्टी क्यू को भी फॉलो कर रहा है। वो गलत कब होगा, वो गलत कब होगा कि मेरे को एक ऐसा एक्स मिल जाए, मेरे को एक ऐसा एक्स मिल जाए जिसके कारण जिसके कारण से वो या तो प्रॉपर्टी पी को फॉलो ना करे, या तो वो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो ना करे, दोनों में से अगर एक को भी फॉलो नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी एक्स उठा लो, वो प्रॉपर्टी पी एंड प्रॉपर्टी क्यू दोनों को फॉलो करेगा। तो वो गलत कब होगा, अगर एक ऐसा एक्स मेरे को मिल जाए कि जो प्रॉपर्टी पी को फॉलो ना कर रहा हो, या तो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो ना कर रहा हो, तो उसका नेगेशन बन गया। तो लिखो भाई, उसी को हम लिखेंगे एक ऐसा एक्स। तो क्वांटिफायर कौन सा आएगा, एक्सिस्टेंशियल, वेरी गुड। तो देयर एग्जिस्ट x in x. There exist x in x such that x has not property p or q। क्लियर, क्यू ऐसा हुआ, वो क्लियर हुआ आपको, क्यू ऐसा हो रहा है, क्लियर हो गया। नॉट सेकंड फॉर्म नेगेटिव। सेकंड में क्या हो रहा है देखो, सेकंड में थोड़ा सा छूट छाट मिल रही है आपको, क्या, जरूरी नहीं है पी और पी एंड क्यू दोनों को फॉलो करें। वो आप वो पी को भी फॉलो कर सकता है, या क्यू को भी फॉलो कर सकता है। वो कह रहा है, आप मुझे कोई भी एक्स दे दो, कोई भी एक्स, जो सेट है कैपिटल एक्स, ये वाला सेट है, उसमें से आप कोई भी एक्स उठा के दे दो, तो मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ कि वो एक्स या तो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहा है, अगर पी को नहीं कर रहा है तो वो क्यू तो कर ही रहा है, दोनों में से एक फॉलो कर रहा। तो आपको नेगेट करना, आप उसको गलत कैसे करोगे आप एक एक्स उठाओ और ऐसा प्रूव करो, उसको ऐसा दिखाओ कि ये एक्स ना तो पी को फॉलो कर रहा है, ना तो क्यू को फॉलो कर रहा है, पी एंड क्यू दोनों को फॉलो नहीं कर रहा। समझ रहे हो, does not have then does not have
प्रॉपर्टी पी और प्रॉपर्टी क्यू, देन एक ऐसा एक्स मिल जाए, ठीक। इसमें भी ऐसा ही एक, तो क्वांटिफायर कौन सा आएगा, एग्जिस्टेंशियल, राइट, इस एक्स इन एक्स such that x, sorry, not p and q, then बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, नॉट ऑफ थ्री, कैसे करेंगे, नॉट ऑफ थ्री कैसे करेंगे, देखो थ्री क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स such that x has property p and property q। अब समझो हो क्या है, अब एक साथ x का झुंड है जिसको हम सेट x नाम से जानते हैं, उस पूरे झुंड में से आप एक ऐसा निकाल सकते हो x, आप उसमें से मिनिमम एक x निकाल सकते हो जिसके कारण वो x प्रॉपर्टी p एंड प्रॉपर्टी q दोनों को फॉलो कर रहा है। तो उसको गलत कैसे कहेंगे, उसको गलत ऐसे ही कह सकते हैं ना कि आप कोई भी एक्स उठाओ, कोई भी एक्स, एक्स में से एक्स का पूरा जो झुंड है उसमें से कोई भी एक्स उठा लो, उसमें से आपको एक भी एक्स ऐसा नहीं मिलेगा कि जो प्रॉपर्टी पी एंड प्रॉपर्टी क्यू दोनों को फॉलो करे। माने जो सभी एक्स है वो या तो प्रॉपर्टी पी को फॉलो नहीं कर रहे हैं या तो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो सकता है दोनों को फॉलो ना करे, उसमें हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, बट मिनिमम मिनिमम दोनों में से एक प्रॉपर्टी को तो फॉलो नहीं कर रहा है, सभी एक्स ऐसा हो रहा है, सभी एक्स के लिए ऐसा हो रहा है। तो सभी एक्स के लिए जब हो तो हम क्वांटिफायर कौन सा यूज करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कौन सा, यूनिवर्सल, वेरी गुड। तो क्या कर रहे हो, ये सभी एक्स जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास एक्स में, वो सभी एक्स के लिए एक्स इन एक्स, एक्स, सॉरी, एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी और, सॉरी, प्रॉपर्टी क्यू, समझ रहे हो कैसे हुआ, या तो वो प्रॉपर्टी पी को फॉलो नहीं कर रहा है या तो वो प्रॉपर्टी क्यू को, दोनों में से एक को तो फॉलो नहीं ही कर रहा होगा, दोनों में से एक के लिए और आएगा बीच में, समझ रहे हो, ओके। चौथा आप कर पाओगे, ऐसा ही है, क्या हो रहा है चौथे में, कि चौथा में क्या हो रहा है कि भाई एक एक्स हमको ऐसा मिल जाए वो या तो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहा है या तो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो कर रहा है। तो नेगेशन कैसे होगा, अब कोई भी एक्स उठा लो, ना तो वो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहा है ना तो वो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा,
सभी एक्स के लिए तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स इन एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी एंड प्रॉपर्टी क्यू। कैसे आया समझ गए सर? कैसे आया समझ गए? हाँ, तो कर पाएंगे, लिख पाएंगे? देन वेरी गुड। तो शायद इतने तक तो आप लोगों ने खुद से किया होगा जो मैंने दिया था। ठीक है, नहीं दिया था? क्या दिया था मैंने? बोलिए, क्या दिया था मैंने? कि आप दो, हमारे पास जो क्वांटिफायर है, दो कंजक्शन डिस्जंक्शन वाले जो एंड और है, वो सेट हमको दिया गया था एक्स, एंड प्रॉपर्टी हमको पी एंड क्यू दो प्रॉपर्टी दी गई थी। उससे हम कितने स्टेटमेंट बना सकते हैं वो लिखो और उसका नेगेशन बनाओ, ये मैंने दिया था आपको। तो इतने तक तो आप लोगों ने किया ही होगा मेरे ख्याल से। शायद नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक, सीखो आप, ठीक, लेकिन सीखो, उसके बाद आप खुद से करना ट्राई करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, वो सब मैं कहता ही रहता हूँ। एक बार पॉज लो, अ, कुछ जो समझा है वो सब समझो, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक, जितना अभी तक समझा है उतना, एंड देन प्रोसीड। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई एक एग्जांपल लेते हैं। कैसा? कि जैसे जिसमें कंजक्शन डिसजंक्शन मतलब हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट एंड क्वांटिफायर्स दोनों आ जाए, ठीक, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो बीच में थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए। तो ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलो भाई, ओके, क्या करते हैं हम? नए पेज से लेते हैं अभी। ओके, इधर लिख देता हूँ मैं तो आपको याद रहेगा। नॉट फोर, आपको खुद से करना है, ट्राई करना है, ठीक। इधर हमने ब्रेक लिया था। नन, ओके, सो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कैसा होगा? देखो, मैं कहता हूँ कि भाई एक सेट लेते हैं एक्स, उसके दो सबसेट है ए एंड बी, इसके दो सबसेट है। तो अब क्या करते हैं, हमको दिखाना है कि भाई ए इक्वल्स टू बी है हमारे लिए, ठीक। तो कब होगा भाई, इसे हम कब कह सकते हैं? समझो, तो ये सब हम सेट में भी थोड़ा कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कैसे करें। दो सेट्स इक्वल कब होंगे? आप पढ़ के भी आए हो 11th 12th में, दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब भी
जब भी दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाए। क्लियर? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, किधर गया भाई? हाँ, कि ए सबसेट हो जाए बी का, एंड ये बहुत जरूरी है, एंड बी सबसेट हो जाए ए का। दोनों होना चाहिए, एक भी नहीं होगा तो गड़बड़, हमारे लिए गड़बड़ है भाई, फिर नहीं होगा। अगर एक भी हमारे पास ना हो तो इसको हम कह देते हैं T1 स्टेटमेंट, इसको कह देते हैं हम T2 स्टेटमेंट, और हमारा स्टेटमेंट कैसा है? तो हमारा स्टेटमेंट होगा T1 एंड T2। तो T1 कब सही होगा एंड T2 कब सही होगा, तो हम वो देखते हैं। T1 वाला स्टेटमेंट रहते हैं, T1 स्टेटमेंट हो रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B। मतलब इसका मतलब समझो आप कि ये एक सेट हो गया मेरे पास B, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें से एक मेरे को ऐसा सेट मिल रहा है A, जिसका नाम हम देंगे A। तो इसमें हुआ क्या, A में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स A में है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस सेट से आ रहे हैं? B से आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कह दूं कि X मैंने A से ले लिया, then X must be in B, B में होना ही चाहिए, होगा ही, एंड होगा ही, तभी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फॉर ऑल एक्स, समझो, ऐसा एक एक्स के लिए नहीं हो रहा है, सभी एक्स, आप जितने भी एक्स ए में से लोगे वो सारे के सारे बी में होगे ही होगे, समझ रहे हो? तब भी ए सबसेट ऑफ बी कहेंगे। क्लियर हो? इतना मेरे पास क्लियर हो गया। तो हम इसको ऐसे लिखे, तो T1 स्टेटमेंट लिखा कैसे जाएगा हमारे पास? T1 स्टेटमेंट फॉर ऑल x in A, x की प्रॉपर्टी क्या होगी? x must be डन। क्लियर हो गया आपके पास? क्लियर? ओके। T2 वाला स्टेटमेंट समझते हैं। T2 वाला स्टेटमेंट क्या था? B सबसेट ऑफ A। मतलब सेम चीज, समझो, फिर से वही बात कि ये A वाला सेट है, ठीक है मेरे पास, और उसके सारे एलिमेंट्स से ये B वाला सेट हो गया मेरा। तो
बी में जितने भी एलिमेंट्स है मेरे पास, x if x in b, then मैं ऐसे लिखता हूँ for all x इधर ऐसे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे कोई दिक्कत नहीं। और इधर हम नोटेशन अलग कर देते हैं, चलो। हाँ, y, ठीक। अगर मैं b में से कोई y एलिमेंट लूंगा तो y, then y must be in b। ओके, इधर भी हम ऐसे ही लिखते हैं for all x in, this is true for e, ओके, x for all x in a, ए के सारे एलिमेंट के लिए ये होगा। ओके, इधर भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके सॉरी, इधर ए आएगा। मतलब बी में से आप कोई भी एलिमेंट लोगे y, तो y ए में तो होगा ही होगा, क्योंकि y का ही वो एलिमेंट है। y का एक सबसेट भी है, तो b में जो एलिमेंट होगा वो a का ही होगा कंपलसरी। और b में जितने भी एलिमेंट है, इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर ऑल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x y इन b। समझ रहे हो बात को? क्लियर है बात? किसी को ये दिक्कत? देन एक बार पॉज करो, ठीक, इधर बैठिएगा, समझो पूरी बात को, जितना मैं समझाया हूँ वो समझो पहले। इधर मैं आपको रेड पेन से लिख के देता हूँ, पहले समझो बात को, बाद में आगे बढ़ना। ठीक है? बात को समझा करो ना, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको? अब बात को समझो। अब मेन पॉइंट आता है हमारे पास। ओके, एक सेकंड, मैंने एक चीज लिखना रह गई है, ये ब्रेक आप पहले बाद में लेना, ठीक। मैं वो चीज समझा दूँ उसके बाद लेना ब्रेक। ओके, चीज क्या है? ये भाई T2 वाला स्टेटमेंट क्या बना मेरे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल y इन b, y मस्ट इन a। तो b में से कोई भी y लोगे, y की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो a में रहेगा ही रहेगा। Then, इतना समझ गया आप? अगर हाँ तो मैं इसको पूरा करता हूँ। कैसे? देखो, यहाँ आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। देखो, इसको हम पूरा करते हैं। ये स्टेटमेंट है p एंड t1 एंड t2। तो t1 क्या था? फॉर ऑल x in a, x in b, and for all y is in b, sorry, y is in b, y must in a। Then, ना समझ गया?
समझ गए? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये हो रहा है तब भी हम क्या कहेंगे, इक्वल टू देन इसको कहेंगे हम, देखो, देन इसको हम कहेंगे इक्वल्स टू बी। ऐसा हो जाए तब, सॉरी, तब ऐसा हो जाए तब। इसका नरेशन मैं लिख के दे रहा हूँ, आप सोचना वो कैसे हुआ। समझ रहे हो? इसका नरेशन मैं देख लिख के दे रहा हूँ, मैं थोड़ा समझा भी दूंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप खुद से समझना फिर से। मैं एकदम फास्ट फास्ट समझा दे रहा हूँ। समझो क्या हो रहा है। देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, T1 एंड T2। ऐसा हो तो इसका नेगेशन क्या होता है, नॉट T1 और नॉट T2। राइट, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक, चीज हमने ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक, तो वैसा ही होगा। ठीक, इसका नेगेशन क्या होगा, अब समझो। इसका इसका नेगेशन और इसका नेगेशन ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है वो आपको सोचना है। ठीक, फिर से सोचना, ऐसा मत करना कि हमने आगे पढ़ ला, नहीं, फिर से सोचना क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, देखो क्या हो रहा है कि x जो है, सभी x जो a में है उसके लिए क्या हो रहा है, वो x b में आ रहा है। तो उसका नेगेशन क्या होगा, कोई एक x मेरे को ऐसा मिलेगा कि जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। सो there exists x in a such that x is not in b। और क्यों हो रहा है, ये दोनों में से कोई भी एक सही हो गया तो ये नेगेट हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा आपको सोचना है फिर से, अब सोचो। हमने पढ़ा रखा है वो आगे वाले लेक्चर में, अगर फिर से नहीं समझ में आ रहा है उधर जाओ, फिर से पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। ठीक है, हाँ। तो अब, और there exists y in b, सेम इसकी तरह ही सेम, सेम लॉजिक, y is not in a, then your statement क्या हो गया, a is not equal to b। ये आपको समझना है, फिर से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई चलो समझ सर ने लिख दिया, हमने लिख दिया, खत्म, नहीं, लिख के क्या होगा। ये समझो, ये कोई भी एग्जाम में ये कोर्स नहीं आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये कोर्स हमारा फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्स है। किसी भी चीज को आपको पढ़ना है तो उसका फाउंडेशन आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये कोर्स करा रहा हूँ। कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी अ, ये वाला कोर्स नहीं लेता। अगर ले रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं ले रहा है आप पढ़ो इधर पहले। ठीक, बाद में आगे बढ़ना, प्लीज कह रहा हूँ, प्लीज। ठीक, ओके। तो इधर आपका ब्रेक आएगा फिर से।
मैं थोड़े थोड़े में ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें थोड़े समझ के करना है। एक ही पेज में 2 बार ब्रेक दे दिया, लेकिन आप समझ के करो इसी वजह से। समझ रहे हो? नहीं। अब बात को सुन लो। अब एक बहुत प्यारी सी रिमार्क करता है, इसको समझ के आपको आनंद ही आ जाए। ठीक। अब इसको सुन लो। रिमार्क क्या है? बहुत समझ के करना है इस चीज को। ठीक। देखो, हम क्या कर रहे हैं? लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक। पी एंड क्यू आर प्रॉपर्टीज पी एंड क्यू हमारी प्रॉपर्टीज है। देन मेक सेंटेंस फॉर एलिमेंट एक्स, वो हमने किया। ठीक। वो हमने किया। उसमें से जो 4 स्टेटमेंट्स थे, उसमें से मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ। ठीक। एंड वी गेट 4 स्टेटमेंट्स। सर, स्टेटमेंट्स। देन अब समझो, एक ऐसा स्टेटमेंट था, there exist sorry there exist x in x, x has property p sorry or q। ये शायद मेरा चौथा स्टेटमेंट था, राइट? हाँ, चौथा ही स्टेटमेंट था। बात को बहुत गहराई से समझना, इस बात को। क्या हो रहा है? आप अच्छा, मैं इधर ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। ये एक्स वाला सेट है, सॉरी, एक्स वाला सेट है मेरा। अब उसमें से एक मेरे को एक्स ऐसा मिल रहा है, एक्स इज प्रॉपर्टी पी एंड और प्रॉपर्टी पी। तो एक्स या तो प्रॉपर्टी
P को फॉलो करेगा और X या तो प्रॉपर्टी Q को फॉलो करेगा। तो मैं एक ऐसा स्टेटमेंट लिखूं, मैं एक 1 सेकंड, हाँ, ऐसा स्टेटमेंट लिखूं कि there exists X in X, X has property P, or there exists, sorry, there exists X in X, X has property Q। मैं ऐसा लिखूं, अब समझो। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है? जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, सॉरी, स्टेटमेंट, सेंटेंस बोल गया बोल मैं। नीचे वाला जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है? मेरे को एक ऐसा एक्स मिलेगा जो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहा है, या तो मेरे को एक ऐसा एक्स मिलेगा जो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो कर रहा है। आपको लगता है ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है? लग रहा है? कैसे? फिर से समझो, फिर से समझो, कैसे? कैसे मैं बता रहा हूँ कि दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? मैंने एक एक्स उठाया, पहला स्टेटमेंट लेते हैं, चलो, पहला स्टेप, पहला वाला ये वाला, ये वाला मैं लेता हूँ। अब समझो, इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें से एक एक्स उठाओ, या तो प्रॉपर्टी पी को फॉलो करेगा। अगर प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर गया तो इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आसान करने के लिए, इसको मैं T1 कहता हूँ, इसको मैं T2 कहता हूँ। ठीक, समझो बात क्या हो रही? अगर वो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर गया, उसके पास प्रॉपर्टी पी निकल गई, तो T1 सही हो जाएगा, तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी पी को फॉलो नहीं कर, मान, वो प्रॉपर्टी पी को फॉलो नहीं कर रहा, वो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो कर, अभी ये स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा, और ये पूरा पूरा स्टेटमेंट भी सही होगा। क्यों? क्योंकि T2 सही हो गया। हमारे पास क्या होना चाहिए? T1 सही होना चाहिए या T2 सही होना चाहिए? इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है। समझ रहे हो बात को? इस बात को समझो। आप क्या कर रहे हो? एक एक्स में से एक एक्स उठा रहे हैं, कैपिटल एक्स में से एक एक्स उठा रहे हैं, वो एक्स के लिए कोई एक प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, यही चीज पहला स्टेटमेंट कह रहा है मेरे को। अब जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा, वो भी तो यही कर रहा है। आपको एक ऐसा एक्स मिल सकता है जो प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहा है, या तो आपको एक ऐसा एक्स मिल सकता है जो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो कर रहा है, तो दोनों सेम तो मीनिंग हुए। समझ रहे हो बात को? कैसे सेम हुए? सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, वो दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? तो आप दिखाओ कि जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है,
जब भी ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। कैसे करेंगे वो इंप्लीकेशन में आपको यही सीखना है कि दोनों स्टेटमेंट को अगर आपको सेम मतलब इक्विवेलेंट मीनिंग है उसका सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है वो दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको सही मान लो और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही दिखा दो एंड फिर से उल्टा प्रोसेस है। दूसरा मतलब जो इसको हम पहले कह देते हैं इसको हम दूसरा कह देते हैं। ठीक। तो पहला सही है ऐसा ले लो दूसरा सही है वो दिखाओ और बाद में दूसरा सही है वो ले लेने का और पहला सही है वो दिखाने का मतलब फर्स्ट ट्रू देन सेकंड ट्रू एंड सेकंड ट्रू देन फर्स्ट। समझ रहे हो ऐसा दिखाना पड़ता है लेकिन ऐसा होगा। ठीक अभी ले लो नहीं मैंने समझाया ना अभी और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो मेंटर से पूछो। ठीक बहुत इजी है ये चीज। ठीक इतना समझ में आ गया। ब्रेक ले लो आप ब्रेक ले लो। चलो भाई आपको छोटी छोटी चीज में हम ब्रेक देते हैं भाई क्योंकि ये इसके अलावा होगा ही नहीं। इतना समझ गए आप तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई दूसरा में हो सकता है। देखो एक एक और स्टेटमेंट में लेता हूँ पहला वाला पहला वाला स्टेटमेंट heading so for all x in x and x is probably इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम चाहते हैं। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम चाहते हैं। तो इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा है वो समझो कि x है हमारे पास उसमें से सभी x जितने भी x हमारे पास x में है वो सारे x के लिए क्या हो रहा है वो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। हमारे पास दो प्रॉपर्टी है दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है तो अब ओ ये क्या हुआ सॉरी तो एक्स दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करे कोई एक्स उठाओ और वो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा दूसरा एक्स उठाओ वो भी दोनों प्रॉपर्टी को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स इन एक्स हैज सॉरी पी कह सकते हैं प्रॉपर्टी पी है पकड़ है एंड हम ऐसा भी कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स इन एक्स एक्स एज क्यू। समझे बात क्लियर हो बात क्लियर हो मेरा
नहीं हुआ है, फिर से समझाओ। देखो, आप जो एक्स ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी पी एंड क्यू दोनों को फॉलो कर रहा है। तो हम ऐसा तो कह सकते हो वो पी को फॉलो कर रहा है, एंड ऐसा भी कह सकते हो क्यू को फॉलो कर। बस इतनी तो चीज है। क्या सर, बहुत इजी है। तो तीसरा स्टेप हम काम, चलो, बट ऐसा बाकी में नहीं होगा। मतलब बाकी जो दो स्टेटमेंट बचे उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो। बट इफ आई टेक 35 स्टेटमेंट टू ना, यस, स्टेटमेंट टू, देन क्या होगा, स्टेटमेंट टू क्या है, फॉर ऑल, नहीं हम स्टेटमेंट, ओके टू दिया है तो ले लिया, चलो थ्री लेना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फॉर ऑल एक्स इन एक्स एक्स हैज प्रॉपर्टी पी और प्रॉपर्टी क्यू, दोनों में से एक प्रॉपर्टी फॉलो और फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? बस, हो क्या रहा है कि जो एक्स है हमारे पास, एक्स वाला सेट है, उसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, वो या तो प्रॉपर्टी पी को फॉलो करेगा या तो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो करेगा। ये चीज आपको दिखानी है। तो मैं एक एक्स पिक कर रहा हूँ, वो पी को फॉलो कर गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पी को फॉलो नहीं कर रहा तो क्यू को फॉलो कर। कितना क्लियर है, समझो। हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, फॉर ऑल एक्स इन एक्स इज पी, और फॉर ऑल एक्स इन एक्स एक्स इज क्यू। अब समझो, ये दोनों सेम है। और सब लग तो रही है यार, आपने आगे जो किया है वही तो किया है, बीच में से ब्रेक। लेकिन समझो बात, ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो रहा है? सर, ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो रहा है, समझो। पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है ना, उसमें से अगर आप एक एक्सेस उठाते हो कि जो पी को फॉलो कर रहा है पर क्यू को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा ही एक्स आप ऐसा पिक कर सकते हो कि जो क्यू को फॉलो कर रहा है लेकिन पी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो समझो इसमें क्या हो रहा है, देखो, ये T1 कह देता हूं मैं, T2 कह रहा हूं। अब समझो, अगर ये सही करना है मेरे को, ये ट्रू करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि x में जितने भी x है वो या तो प्रॉपर्टी p को फॉलो कर रहे हैं, या तो
एक्स में जितने भी एक्स है वो प्रॉपर्टी क्यू को फॉलो करे। मतलब वो ऐसे मिक्स एक्स नहीं मिल सकते हमको। एक्स आप कोई भी उठाओ, या तो T1 ट्रू होना चाहिए या तो T2 ट्रू होना चाहिए। अगर T1 ट्रू हो रहा है तो हो क्या रहा है कि जितने भी एक्स है सभी टी को ही फॉलो कर रहे हैं, क्यू को एक भी फॉलो नहीं करेगा। समझे? समझे कुछ? लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं कह रहा। ये स्टेटमेंट तो ऐसा कह रहा है कि भाई वो पी को फॉलो करेगा तो क्यू को फॉलो करे, उससे हमको कोई लेना देना हो नहीं। लेकिन दोनों में से कोई एक को तो फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, वो कह रहा है अगर वो पी को फॉलो कर रहा है, एक एक एक्स अगर पी को फॉलो कर रहा है, सारे एक्स पी को ही फॉलो कर रहे हैं। या तो एक एक्स क्यू को फॉलो कर रहा है तो सारे एक्स क्यू को ही फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर ये गलत होता है। तो दैट्स नॉट कन्वे सेम मीनिंग। सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। सो दिस टू statements स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए चला जाना। नॉट भाई सेम मीनिंग। सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे, अलग अलग हो रहा है। दोनों का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। देखो, इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। समझ रहे हो बात को? इसमें दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे थे। इसमें ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे थे। इसमें भी ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे थे। मैं लिख रहा हूं इधर, वन वे है भाई। सर सेम मीनिंग, सेम मीनिंग कन्वे करेंगे। बात तो समझ रहे हो? बट इसमें ऐसा नहीं। समझ गए? ऐसा ही होगा, सेम सिमिलर। आप ट्राई करना उसको। और ये सेकंड वाला था, ये ट्रू, थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी सेम हो। समझ रहे हो बात को? स्टेटमेंट क्या था तीसरा वाला? मैं लिख के देता हूँ इधर। सिमिलर बिफोर थ्री। इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं। हाँ, तो थ्री वाला स्टेटमेंट क्या था कि भाई देयर एक्सिस्ट, इधर लिखता हूँ, देयर एक्सिस्ट एक्स इन एक्स एक्स एज
तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। उस पर से आप निकाल लेना कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। थर्ड वाले का एग्जांपल देते हैं। इसको आप स्प्लिट करके लिखना, और फिर इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक। एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूँ। अ, एक क्लास है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मैथ्स में भी अच्छे हैं एंड चेस भी अच्छा खेलते हैं। चलो ऐसा लेते हैं। There exist student in class. There exist student in class such that, इसको थोड़ा पहले उसको सेंटेंस में लिखता हूँ। चलिए। There is sorry is a student। ऐसा एक ही स्टूडेंट है। चलो ऐसा करते हैं। A student in this class such that, or which sorry, which good in maths and chess। ठीक। तो जो ऊपर है वैसे करना है मेरे को, एक्स इन एक्स। तो इधर मेरा सेट क्या होगा? चलो एक्स ही करता हूँ, मैं इसको सी नहीं करता, मैं क्लास वाला सी कर रहा था। अच्छा, सेट क्या होगा? ऑल स्टूडेंट इन क्लास। समझो। पी क्या होगा भाई? पी पहली प्रॉपर्टी गुड इन मैथ्स। ओ सर, पहला लेटर कैपिटल करते हैं। सो गुड इन, यार इधर भी गड़बड़ है। चेस में तो सी कैपिटल ही है भाई। चेस भी गेम है ना, तो उसको भी कैपिटल करने का। ठीक। क्यू दूसरा स्टेटमेंट, मतलब पी एम क्यू, T1 T2 भी लिख सकते हो आप। तो क्यू क्या होगा? सॉरी, अरे सॉरी, प्रॉपर्टीज है ना, पी एंड क्यू। यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी। गुड इन, यस, गुड इन चेस। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बीच में, वो निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले से हमने प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा फंक्शन वगैरह आ गया है, तो उसमें निकल गया मेरा, मतलब पूरा सीक्वेंस टूट गया। अभी जब हमारी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम ऐसे वीडियो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो ट्राई करेंगे, कुछ कुछ होगा तो। सो अब समझो क्या होगा इसका स्टेटमेंट। सॉरी,
बिकॉज थोड़े सा क्या हुआ कि स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया, तो बीच में कट हो गया होगा। तो कहाँ तक आया था हमारा? शायद हाँ, कि ये एग्जांपल, ओके, यहाँ से बाकी था। हाँ, तो अगर इस चीज को हम क्वांटिफायर के टर्म में लिखे तो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एक्स। एक्स क्या होगा? स्टूडेंट। एक्स क्या होगा? स्टूडेंट, क्योंकि जो कैपिटल एक्स है वो क्लासरूम है, तो एक्स स्मॉल एक्स क्या होगा? उसमें से जो स्टूडेंट है वो। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स। एक्स इज गुड इन मैथ्स एंड चेस, राइट? मैथ्स एंड चेस। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो कैसे होगा? देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट in X such that X is good in maths, मतलब स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है, एंड देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट इन कैपिटल एक्स क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो चेस में अच्छा होगा। ठीक है, तो अब समझो ये जो स्टेटमेंट है वो होगा क्या? देयर इज अ स्टूडेंट इन क्लास which is good in maths, and there is a student in class which is good in chess. ओके, तो गड़बड़ कहाँ हुई सर? ये तो सेम ही लग रहा है मेरे को, इसमें गड़बड़ कहाँ है? भाई गड़बड़ ये है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो मैथ्स एंड चेस दोनों में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या होगी कि देयर एक ऐसा स्टूडेंट मिल रहा है कि जो मैथ्स में अच्छा है, एंड एक ऐसा स्टूडेंट मिल रहा है जो चेस में अच्छा है। हो सकता है दोनों स्टूडेंट अलग अलग हो। बात को समझ रहे हो? जो चेस में अच्छा है वो मैथ्स में अच्छा ना हो, एंड जो मैथ्स में अच्छा है वो चेस में अच्छा ना हो, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन हमको एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढना है जो दोनों में अच्छा हो। समझ रहे हो बात को? तो ये गड़बड़ हो गया हमारे पास। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। ठीक, इतना समझ में आ गया आप सबको? अगर इतना समझ में आ गया है तो हम क्या करते कि भाई समझो, हम क्या करें कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स ढूंढो। बाकी जो तीन स्टेटमेंट मैंने ऐसे ही समझा दिए, तो ऐसे स्टेटमेंट ढूंढो जिसके मतलब ऐसे एग्जांपल ढूंढो जिसके कारण ये स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ये हमारे पास दिखे। ऐसे एग्जांपल आप खुद से ढूंढना। ठीक, और ना समझ में आए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स है आपके, आपके मेंटर्स है, चैट जीपीटी है। क्या दिक्कत है आपको? आपका जमाना मतलब वाह भाई वाह है। ठीक है, तो उन सब का यूज करो। ठीक है, अच्छे से यूज करो। अगर फिर भी ना हो रहा है मेरे से आके पूछो। ठीक, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। ये जो सेशन है इसको यही समाप्त करते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, आपको होमवर्क भी तो देना है। आपका होमवर्क कहाँ चला गया? यस, ये रहा एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप देखो, ऐसे मैंने बुक में जो एग्जांपल्स है उसी से इंस्पायर होके ये एग्जांपल बनाए हैं मैंने। वो लास्ट एक्सरसाइज में ही ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। तो देखो इसमें क्या करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, तो ये पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, डू दे कन्वे सेम मीनिंग? सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं।
देखो नहीं कर रहे आप सोचो, ठीक है, नहीं होगा तो हम है ही उत्तर दर्शन के लिए, ठीक है। देखो फिर ये है, ये क्या है, हाँ सेम मीनिंग कन्वे कर रहे कि नहीं कर रहे, वो देखो, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू देन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा या नहीं होगा, वो देखो, सेम मीनिंग कन्वे कर रहे नहीं कर रहे वो देखना है, ठीक है। और जो तीसरा है उसमें क्या करना है, हाँ सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सपोज सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, इज फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, अगर दूसरा सही है तो पहला सही, इसमें क्या करना है कि पहला सही है तो दूसरा सही, ऐसा सब है, इजी है, बहुत इजी है, आप ट्राई करो एक बार, नहीं आए तो भाई चलो मैं पहला पूरा आ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ी बातचीत करते, उसके बाद सेशन को यहाँ एंड करेंगे, ठीक। तो समझो बहुत इजी काम दिया है इस बार बहुत इजी है, इस बार का होमवर्क बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन इजी क्या नहीं, जो आपको एग्जाम्पल खुद से देना है, जो मैंने काम दिया है आपको वो मैं करवाऊंगा नहीं, अगर नहीं आ रहा है आप पूछो अंदर अंदर, चैट जीपीटी है जो मैंने बताया, और मैं भी हूँ, मेरे को आप ईमेल कर सकते हो, तो मैं कुछ 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 हेल्प करूंगा, पूरा तो मैं नहीं करूंगा, ठीक। तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा चीज मेरा जो मेरे को कहना है क्या है कि भाई जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको आप सीरियसली लेके उसको सॉल्व करो, ठीक है, ऐसा मत करो ग्रेजुएशन आ ही रहा है हम उसमें देख लेंगे, नहीं, खुद से ट्राई करो, ठीक है। और ये कोर्स मेरे ख्याल से शायद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता नहीं है, डायरेक्ट रियल एनालिसिस तो देंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो देंगे, वेक्टर स्पेस मतलब लीनियर अलजेब्रा, फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सब ऐसे ही चल जाएगा, नंबर थियरी, फिर टोपोलॉजी, मैट्रिक्स स्पेसिस, ऐसे ही चलते जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इन सब चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा तभी वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो उधर जाके आपको क्लियर करके थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से करना है तो आप प्लीज इसको पूरा देखिए, बहुत मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई चलो बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पर भी तकलीफ हो रही है तो मुझे प्लीज उस चीज को बताना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी पूरी, ठीक। सो मिलते हैं आपको उत्तर दर्शन में, और कुछ होगा टास्क बस तो उधर देंगे हम आपको, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।